हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके सामने आज पुनः उपस्थित हैं हम 25 महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे भविष्य के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। तो यहाँ पूछा गया है कि ऐसे किस शासक के बारे में, ऐसा कौन सा शासक था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। तो जब हम बात करते हैं मौर्य सम्राट अशोक की, तो मौर्य सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। या बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे, या हम ये भी कह सकते हैं मौर्य वंश में सबसे प्रतापी शासक सम्राट अशोक हुआ करते थे। इनका शासनकाल लगभग 273 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक था। 232 ईसा पूर्व तक। और इसी शासनकाल में लगभग 250-51 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने तृतीय बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया था। तो सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो आंसर सही हो जाएगा बी, सम्राट अशोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजा कनिष्क के शासनकाल के कौन दरबारी राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताना है। यानी राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन से दरबारी चिकित्सक थे, इनके बारे में बताना है। तो जब हम बात करते हैं राजा कनिष्क की, तो कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के महानतम शासक थे, कनिष्क प्रथम। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी थे। जब हम बात करते हैं चरक की, तो चरक राजा कनिष्क के राज दरबारी थे। चरक के द्वारा एक रचना लिखी गई थी जिसका नाम था चरक संहिता। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, पूछा जाता है चरक संहिता के लेखक कौन है। औषधि शास्त्र के नाम से चरक संहिता को जाना जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि चरक संहिता में औषधियों के बारे में चरक ने उल्लेख किया है। तो चरक की रचना चरक संहिता है, जिसको हम औषध शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दरबारी चिकित्सक कौन थे, चरक। अगर इसके अलावा हम बात करें कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क के राज दरबार में नागार्जुन, पार्श्व, अश्वघोष, मात्रचेट, संघरच, वसुमित्र, चरक इत्यादि विद्वान रहा करते थे। तो हम कह सकते हैं नागार्जुन, पार्श्व, अश्वघोष, मात्रचेट, वसुमित्र, संघरच और चरक, ये जो प्रसिद्ध विद्वान थे, ये राजा कनिष्क के दरबारी हुआ करते थे। जिनमें चिकित्सक की अगर हम बात करते हैं वो चरक आते हैं, और चरक की रचना है चरक संहिता, जिसको हम औषधि शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना किसने की थी, हम ये कह सकते हैं। तो जब नगर पालिका प्रशासन की बात आती है तो मौर्य काल के बारे में जिक्र आता है। मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना सभाओं के माध्यम से की गई थी, जिसका एक प्रमुख होता था। यानी सभा के माध्यम से नगर प्रशासन संभाला जाता था, जिसका एक प्रमुख होता था, उसको नागरक कहा जाता था, या पुर मुख्य भी कहते थे। नगर के लिए पुर शब्द का प्रयोग किया जाता था और उसको पुर मुख्य कहा जाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है, जिसमें अलग अलग समितियों में 5-5 सदस्यीय समितियां होती थी। 6 सदस्यों के द्वारा 30 सदस्य कुल मिलाकर के नगर का प्रशासन संभालते थे, जिसमें
पहली जो समिति होती थी वो औद्योगिक कलाओं, कारीगरों का निरीक्षण करती थी। दूसरी जो होती थी विदेशी यात्रियों का भोजन, उनके रहने, उनकी चिकित्सा का प्रबंध करती थी। तीसरी जनगणना का हिसाब करती थी। चौथी नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी उद्योग समिति थी जो वस्तुओं में मिलावट के बारे में रोक टोक करती थी। और छठी समिति जो थी वो कर समिति थी जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूल करना था। तो इस तरीके से 6 समितियों के माध्यम से नगर का प्रशासन संभाला जाता था। नगर को पुर की संज्ञा दी गई और इसके प्रमुख को पुरमुख्य या नागरिक कहा जाता था। पुरमुख्य या नागरिक कहा जाता था। नागरिक, तो पुरमुख्य या नागरिक प्रमुख पद हुआ करता था जो नगर के प्रशासन की देखरेख करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सभाओं के माध्यम से 6 समितियों का गठन किया था और 6 समितियों के माध्यम से नगर पालिका प्रशासन की स्थापना की थी। तो निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो अभी हमने चर्चा किया, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व या हम कहें तो 98 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और इसमें बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान और महायान। हीनयान की शाखा महात्मा बुद्ध के आदर्शों को ही मानती थी, जबकि महायान की शाखा महात्मा बुद्ध के आदर्शों के साथ साथ अपने कर्तव्यों और रहन सहन को भी मोक्ष प्राप्ति का साधन मानती थी। महायान शाखा के द्वारा ही पूरी एशिया में बौद्ध धर्म प्रचारित किया गया। जगह जगह पर मठों और स्तूपों की स्थापना की गई। पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का वो प्रचारित करने का काम महायान शाखा के द्वारा किया गया। ठीक है, तो सबसे विकसित जो शाखा थी वो महायान शाखा थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म में वज्रयान भी एक शाखा रही जो जादू टोना भूत प्रेत से संबंधित हुआ करती थी। तो कनिष्क के शासनकाल के दरमियान कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कुंडल वन कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। और ये कुंडल वन जो है ये कहाँ पर है? कुंडल वन है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो की थी ये वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 98 ईस्वी को हुई थी। 98 ईस्वी को, या हम प्रथम शताब्दी भी कह सकते हैं, प्रथम शताब्दी कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम शताब्दी 98 ईस्वी को कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था और कनिष्क के शासनकाल में यह आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं इसी बौद्ध संगीत में त्रिपिटक संकलित किए गए। इस आयोजन में लगभग 500 विद्वान भिक्षुओं ने भाग भी लिया था। ठीक है, तो हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हुआ किस बौद्ध संगीत में? चतुर्थ। और चतुर्थ संगीत किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलवन कश्मीर में इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो जब हम बात करते हैं इंडिका की, तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके लेखक इंडिका के कौन है? मेगास्थनीज हो जाते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ विदेशी यात्री भारत में आए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मेगास्थनीज का। लगभग 304 से लेकर के 399 ईसा पूर्व के समय, 304 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ और कुछ साम्राज्य कांधार, काबुल, हेरात, मकरान जैसे कुछ प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को मिले और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट में दिए। उसके बाद मेगास्थनीज को राजदूत बना करके भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फायान की, तो फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, विक्रमादित्य
और ये जब आया था तो वर्ष था 399, और 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक ये रुका था फाहियान। और इसकी रचना की अगर हम बात करें तो फोक्यूकी या फोयूकी के नाम से जाना जाता है। फोक्यूकी रचना फाहियान की है। वही अगर हम ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग की रचना सीयूकी है, सीयूकी। और ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी को आया था, और 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक वो भारत में रुका था। ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आया था। जिस समय ह्वेनसांग भारत आया था उस समय नालंदा के आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे, और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, तो मौर्यकालीन भारत के विवरणवाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर के सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता हमारी संबंधित है आयुर्वेद के विद्वान चरक की रचना है चरक संहिता, जो कनिष्क कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबारी हुआ करते थे। इन्हीं की रचना का नाम है चरक संहिता, जिसमें रोग नाशक और रोग निरोधक औषधियों के बारे में उल्लेख किया गया है, और मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में है। चरक संहिता किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में है, और ये चिकित्सा से संबंधित है। रोगों के बारे में और औषधियों के बारे में लिखा हुआ है, रोगों और औषधियों के बारे में, उनके निदान के बारे में लिखा हुआ है चरक संहिता में। ठीक है, और ये जो रचना है चरक संहिता, ये किसके द्वारा लिखी गई है? चरक के द्वारा। और चरक जो हुआ करते थे वो कुषाण वंश में कनिष्क के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबारी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? तो जब हम बात करते हैं मौर्य अर्थव्यवस्था की, तो मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन में इस समय वृद्धि हुई थी। इसके साथ साथ उद्योग, पशुपालन व्यवसाय, खनिज व्यापार, सभी क्षेत्रों में विस्तार हुआ था। लेकिन फिर भी मौर्य व्यवस्था का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि अर्थव्यवस्था थी। कृषि के उत्पादन से टैक्स लिया जाता था या कर लिया जाता था, और कर उस समय 1/6 हुआ करता था मुख्य रूप से, या हम ये कह सकते हैं 1/6 से लेकर के 1/10 तक के बीच में कर देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर 1/8 जमीन के हिसाब से करों का निर्धारण किया गया था। अत्यधिक उपजाऊ भूमि जो हुआ करती थी उससे 1/6, और जो कम उपजाऊ हुआ करती थी उससे 1/10 टैक्स लिया जाता था। अशोक के शिलालेखों से कर वृद्धि और करों पर नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त होती। लुम्बिनी यात्रा के दरमियान अशोक ने उस क्षेत्र में कृषि को घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया था, ऐसी भी जानकारी मिलती। तो मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि अर्थव्यवस्था था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो अशोक के शिलालेखों की अगर हम बात करें तो अशोक के शिलालेखों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, शिलालेखों की संख्या 13 थी। दूसरा स्तंभलेख, स्तंभलेखों की संख्या 7 थी। और चौथी है गुहालेख या गुफालेख, इनकी संख्या 4 हुआ करती थी। इन शिलालेखों में चूँकि प्रधान शिलालेखों की बात की गई है, तो शिलालेखों में जो सबसे बड़ा शिलालेख था, 14 अभिलेख थे अशोक के, 14 शिलालेख थे। 14 शिलालेखों में सबसे बड़ा जो था वो 13वां शिलालेख सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा शिलालेख जो था, और इसी 13वें शिलालेख से अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष के युद्ध, जिसको हम कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं, कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है,
तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा कौन सा है? 13वां अभिलेख बड़ा है, जो जिसमें अशोक के द्वारा राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग के युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख और 4 गुफालेख देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की पूर्वी राजधानी कौन सी थी? तो अशोक के अभिलेखों के दरमियान अशोक के आक्रमण के दरमियान कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली हुआ करती थी। तोसली पूर्वी राजधानी कौन सी थी? तोसली हुआ करती थी। अशोक के आक्रमण के दरमियान राजधानी तोसली थी। अशोक, अगर हम बात करें अशोक की मौर्य शासन में अगर हम बात करें तो सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार ने शासन किया 299 से, या कहीं कहीं 98 लिखा मिलता है, 298 से 273 ईसा पूर्व से। ठीक है, 73 ईसा पूर्व से शासन किया। 273 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक गृह युद्ध में फंसा। 4 वर्ष तक गृह युद्ध चला, जिसमें इसने 99 भाइयों की हत्या की और 273 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठा। परंतु राज्याभिषेक जो करवाया वो 269, 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व को ये गृह युद्ध चला। 273 से 269 ईसा पूर्व तक गृह युद्ध में 99 भाइयों की हत्या की। इसके बाद 269 ईसा पूर्व को गद्दी पर बैठा, राज्याभिषेक किया और 269 के बाद 8 वर्ष के बाद, यानी 8वें वर्ष 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया 261 ईसा पूर्व को। कब अधिकार किया? 261 ईसा पूर्व को। ठीक है, इसकी जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। किस शिलालेख से? 13वें शिलालेख के, अशोक के 13वें शिलालेख। और एक चीज़ ध्यान रखना, शिलालेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से प्रशासन करने वाला पहला शासक कौन था? अशोक ही था। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की पूर्वी राजधानी तोसली हुआ करती थी। तोसली पर अधिकार किया राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व को। इसकी जानकारी 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तक्षशिला की अगर हम बात करें तो तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। झेलम और सिंधु नदी के बीच स्थित था। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में वर्तमान में पड़ता है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में वर्तमान में पड़ता है। और इसकी प्राचीन काल में राजधानी, तक्षशिला की राजधानी क्या हुआ करती थी? अगर हम राजधानी की बात करें तो गांधार हुआ करती थी। गांधार तक्षशिला की राजधानी हुआ करती थी। रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर किया था और इसका नाम तक्षशिला रखा था। तक्षशिला प्राचीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और तक्षशिला के जो आचार्य हुआ करते थे, तक्षशिला भरत ने बसाया था। भरत के द्वारा पुत्र तक्ष के लिए बसाया गया था, तक्ष के नाम पर। और इसके आचार्य जो हुआ करते थे, आचार्य वो विष्णुगुप्त या कौटिल्य हुआ करते थे, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। और प्राचीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो अगर हम बात करें तक्षशिला की, तक्षशिला की राजधानी गांधार हुआ करती थी प्राचीन काल में। वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में पड़ता है। सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला प्राचीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जिसके आचार्य चाणक्य हुआ करते थे। भरत के द्वारा अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसको बसाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो सम्राट के अभिलेख के बारे में अभी हमने बताया था इससे पहले। कौन सा अभिलेख है? 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख
अशोक के द्वारा कुल 14 शिलालेख बनवाए गए थे, जिसमें 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है और 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख मिलता है। नंद वंश के पतन के बाद, चूंकि कलिंग पर अगर अधिकार की बात करें तो कलिंग पर अधिकार किया था सबसे पहले महापद्मनंद ने। महापद्मनंद जो कि नंद वंश का शासक था, इसने कलिंग पर अधिकार किया था और कलिंग में एक नहर भी खुदवाई थी, जिसकी जानकारी हमको हाथी गुम्पा, खारवेल के हाथी गुम्पा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो कलिंग पर अधिकार करने वाला पहला शासक था महापद्मनंद, वहाँ नहरें भी बनवाई थी। लेकिन नंद वंश के पतन के बाद कलिंग चूंकि स्वतंत्र हो गया था और इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना अशोक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और इसलिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर अधिकार किया और 8वें वर्ष कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया, जो कि कलिंग की पूर्वी राजधानी हुआ करती थी। परंतु इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए थे, जिससे अशोक के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति अपना ली थी। या हम ये कह सकते हैं कि युद्ध घोष की जगह पर या भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की नीति अपना ली थी। ठीक है, तो धम्म नीति अपनाई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अशोक ने धम्म नीति किस युद्ध के बाद अपनाई थी? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के बाद राजधानी तोसली पर अधिकार किया और यहाँ के नरसंहार को देख करके अशोक ने भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष या युद्ध नीति की जगह पर धम्म नीति को अपनाया था। और इसके बाद अशोक बौद्ध धर्मी हो गया था और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए महामात्यों की स्थापना की। इसके साथ साथ अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ था। यानी अशोक के स्तंभों की अगर हम बात करें तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। इन 7 में से सारनाथ का जो स्तंभ लेख है, इसके शीर्ष पर 4 शेर चारों दिशाओं में पीठ सटाए हुए तनी हुई मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है अशोक का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसी को स्वीकार किया, जिसको हम अशोक की लाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सारनाथ के स्तंभ लेख के शीर्ष पर सिंह चतुर्मुख देखने को मिलता है, जिसमें 4 शेर तनी हुई मुद्रा में चारों दिशाओं में मुंह किए बैठे हुए हैं। अशोक के स्तंभों की अगर बात करें तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7, शिलालेखों की संख्या 14 शिलालेख। ठीक है, और 4 गुफालेख थे। कितने गुफालेख? 4 गुफालेख थे। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय, अगर हम अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय प्राप्त किया था। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक के सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ था, जिससे भारतीय सरकार ने इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वीकार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार जो था वो था चाणक्य। चाणक्य का पूर्व नाम या मूल नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सलाहकार को। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीति पर आधारित पुस्तक है, जिसमें लोक प्रशासन के बारे में और राजनीति के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य एक ही व्यक्ति के नाम हैं, जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली,
भारत का मैकियावेली क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य को। ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है जो कि राजनीति पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महानतम शासक है, गुप्त वंश का शासक। ठीक है, गुप्त वंश का शासक, अतः ये विष्णुगुप्त का नाम नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्न सभी नामों से जाना जाता है, इसके अलावा तो कौन सा नाम हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महानतम शासक है। अगला प्रश्न देखें, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो जब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की, तो अशोक के शिलालेखों में ग्रीक, आर्मेइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें ब्राह्मी लिपि का, तो अशोक के गुफा लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले इसको पढ़ा गया। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। तो गुफा लेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगर हम खरोष्ठी लिपि की बात करें, तो पाकिस्तान के क्षेत्र से प्राप्त किए गए अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम आर्मेइक और ग्रीक लिपि की बात करें, तो ये अफगानिस्तान से जो भी प्राप्त अभिलेख हैं वहाँ पर आर्मेइक या ग्रीक लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं शहबाजगढ़ी, एक पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ से अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए वो खरोष्ठी लिपि से प्राप्त हुए। चूँकि पाकिस्तान के क्षेत्र से जो भी अभिलेख प्राप्त होते हैं वो खरोष्ठी लिपि से प्राप्त होते हैं। अभी हमने बताया पाकिस्तान के क्षेत्र से जो भी प्राप्त होते हैं वो खरोष्ठी लिपि के, तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र से ग्रीक और आर्मेइक लिपि के। भारत में जो भी मिलते हैं वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्मेइक चारों लिपियाँ देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से गुफा लेखों में ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में प्राप्त की थी। तो शहबाजगढ़ी अभिलेख जो पाकिस्तान के मर्दान ज़िले में एक ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ जिसे खरोष्ठी लिपि में लिखा पाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं, इसके अलावा खरोष्ठी लिपि में मानसेहरा अभिलेख भी एक है, शहबाजगढ़ी के साथ साथ मानसेहरा, तो इसका उत्तर हो जाएगा शहबाजगढ़ी। इसके अलावा एक मानसेहरा अभिलेख है, मानसेहरा अभिलेख। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो हैं ये खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए अभिलेख हैं। ठीक है, तक्षशिला की अगर हम बात करें, तक्षशिला से जो अभिलेख प्राप्त हुआ वो आर्मेइक लिपि में है। सेरेकुना जो कांधार के क्षेत्र का अभिलेख है वो आर्मेइक लिपि में है, द्विभाषिक है, ग्रीक और आर्मेइक लिपि में है। लगमान अभिलेख भी आर्मेइक में है। ठीक है, तो यहाँ पर शेरकुना जो अभिलेख है वो ग्रीक और आर्मेइक लिपि दोनों में लिखा गया है। ठीक है, शेरकुना अभिलेख। वहीं मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है वो खरोष्ठी में है। ठीक है, सारनाथ से जो स्तंभ लेख मिले, धौली से जो मिले, इसके अलावा जो 4 गुफा लेख मिले वो ब्राह्मी लिपि में। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेख ग्रीक, आर्मेइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं, जिसमें शेरेकुना अभिलेख जो है ग्रीक, आर्मेइक में है, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है, शेष जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? यानी कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? जो अब हम बात करते हैं कश्मीर, तो कश्मीर में श्रीनगर को बसाने वाला शासक था, श्रीनगर को बसाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है कि श्रीनगर नामक या अशोक ने कश्मीर में कौन सा नगर बसाया? तो श्रीनगर बसाया था। ठीक है, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से मास्की अभिलेख देखने को मिलता है, इससे पता चलता है, मास्की अभिलेख देखने को मिलता है जिससे ये पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तक था। अगर हम बात करें गुर्जर में, तो गुर्जर के अभिलेख से दतिया वाला जिला
पड़ता है, दतिया जिला से गुर्जर अभिलेख प्राप्त हुआ। तो गुर्जर अभिलेख से पता चलता है कि अशोक का जो शासन है वो गुर्जर के क्षेत्र में भी था। वहीं अगर हम बात करें कश्मीर, तो कश्मीर से श्रीनगर की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कल्हड़ की राजतरंगिणी से जानकारी प्राप्त होती है। कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी से भी जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। ठीक है। और अगर गुर्जर शासन की बात करें तो अशोक प्रारंभ में उज्जैन का ही गवर्नर था। तो प्रारंभ में उज्जैन अशोक के ही अधीन रहा था। वहीं अगर हम बात करें कामरूप, तो कामरूप असम का पुराना नाम है, असम का पुराना नाम है। और असम के क्षेत्र में अशोक का कोई अभिलेख देखने को नहीं मिलता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अशोक के साम्राज्याधीन कौन नहीं था, कामरूप नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। तो कश्मीर कल्हड़ की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती, श्रीनगर को बसाने वाला शासक था अशोक। गुर्जर अभिलेख से गुर्जर क्षेत्र में, उज्जैन क्षेत्र में भी साम्राज्य होने की जानकारी मिलती। मास्की अभिलेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ, जिससे कर्नाटक भी अशोक के अधीन होने की जानकारी प्राप्त होती है। असम कामरूप का पुराना नाम है, कामरूप असम का पुराना नाम है, जो कि अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो जब हम बात करते हैं सर्वोत्तम प्रतिमान की, तो अशोक के द्वारा स्थापित सर्वोत्तम प्रतिमान स्तूप को माना गया है, स्तंभ को माना गया है, जिसमें सारनाथ का स्तंभ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक, तो सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। सारनाथ के स्तंभ और कुशीनगर का स्तंभ स्वयं सम्राट अशोक ने इसको स्थापित करवाया था। ठीक है। तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ हो जाएगा। सारनाथ के स्तंभ की अगर बात करें तो सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पे 4 शेर तनी हुई मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिसमें धम्मचक्र तथा सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी स्वीकार किया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हुआ है हमारा, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची स्तूप की जब हम बात करते हैं तो सांची स्तूप किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? मौर्य काल में सम्राट अशोक के द्वारा लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण कराया गया था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट, भोपाल के निकट रायसेन जिला है। कौन सा जिला है? रायसेन जिला। ठीक है। तो सांची का स्तूप सांची मध्य प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश। ठीक है। रायसेन जिला, जिसकी स्थापना मौर्य काल में अशोक ने करवाई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। योग दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शक के प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। इनका जन्म गोनारद्द गोनिया में हुआ था और ये व्याकरणाचार्य थे, पाणिनि के शिष्य माने जाते हैं। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के 3 ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिसमें योग सूत्र, ये प्रश्न पूछा जा सकता है योग सूत्र किसकी रचना है? तो योग सूत्र के अलावा महाभाष्य, महाभाष्य जो कि अष्टाध्यायी पर टीका है। ठीक है। व्याख्या है अष्टाध्यायी की। इसके अलावा आयुर्वेद पर ग्रंथ भी लिखा गया था। आयुर्वेद पर ग्रंथ। यहाँ से 2 चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, योग सूत्र किसकी रचना है और महाभाष्य। तो महाभाष्य पतंजलि की रचना, योग सूत्र भी पतंजलि की। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि। और ये किसके समकालीन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में इन्होंने
2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और महर्षि पतंजलि ने अपने जीवन काल में कुल 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा योग दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान चरक एक महर्षि और आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। ये कुषाण वंश कनिष्क के राज दरबारी हुआ करते थे। साथ साथ ये कुषाण वंश में राजवैद हुआ करते थे। आयुर्वेद के पितामह के रूप में चरक को जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरक। ठीक है, चरक संहिता के लेखक, चरक संहिता किसकी रचना है? चरक की रचना है, प्रसिद्ध दरबारी थे। ठीक है, तो चरक संहिता आयुर्वेद पर लिखी जो पुस्तक है वो किसकी है? चरक की। और ये प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान कनिष्क प्रथम के दरबार में कुषाण वंश में रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन में तुर्किस्तान के निवासी थे। कहाँ के थे? चीन में तुर्किस्तान के निवासी थे। जब चीन पर अधिकार करने में असफल हुए तो इन्होंने मध्य एशिया में जाकर के रहना शुरू किया और इसके बाद धीरे धीरे ये भारत आए। भारत में आकर के इनकी 2 शाखाएं विकसित हुई, एक पेशावर पाकिस्तान में और दूसरी मथुरा में। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो 2 राजधानियाँ थीं। ये मुख्य रूप से यूची जाति के थे। तो यूची जाति के मुख्य रूप से कुषाण थे। कुषाण यूची जाति के थे। इन्होंने भारत आकर के इन्होंने 2 राजधानियाँ बनाई, पेशावर और मथुरा, और दोनों में एक एक कला शैली विकसित की। जिसको पेशावर के क्षेत्र में जो कला शैली विकसित हुई उसको हम गांधार कला शैली, और इसके साथ जो मथुरा में विकसित हुई उसको हम मथुरा कला शैली के नाम से जानते हैं, मथुरा कला शैली। तो इस तरीके से कुषाण वंश में 2 कला शैलियों का भी विकास हुआ, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। कुषाण मुख्य रूप से मध्य एशिया बाद में गए, मध्य एशिया के निवासी नहीं थे, चीनी और तुर्किस्तान के निवासी थे। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, चीनी और तुर्किस्तान। ठीक है, इन्होंने राजधानी पेशावर को और मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था। कुषाण वंश का महानतम शासक की अगर बात करें तो कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसके अलावा कुषाणों के द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए गए। कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो कुषाण मुख्यतः कहाँ के निवासी थे? चीनी तुर्किस्तान के, और ये यूची जाति के थे। किस जाति के थे? यूची जाति के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई? तो थानेश्वर से राजधानी स्थानांतरित हुई थी कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जो कि पुष्यभूति वंश का था। किस वंश का था? पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का संस्थापक स्वयं पुष्यभूत थे। इस वंश में कई शासक हुए। जब हम बात करते हैं प्रभाकर वर्धन, तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हुई, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन का उत्तराधिकारी हर्षवर्धन हुआ, जिसने 606 से लेकर के और 647 तक शासन किया। और इसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है हर्षचरित से, और इसके साथ साथ वैनसांग की सियुकी से जानकारी प्राप्त होती है। वैनसांग इसी के राज दरबार में उपस्थित हुआ लगभग 629 में, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का महानतम शासक था। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे? तो हर्षेण जो थे वो समुद्रगुप्त के राजदरबारी कवि थे। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। इन्हीं के द्वारा
हर्षेण के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख स्थापित किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख स्थापित किया गया था, जिसमें राजनीतिक इतिहास, गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में और गुप्त वंश के वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त की विजयों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण थे। इन्हीं के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख स्थापित किया गया, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त की विजय नीतियों के कारण ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है। तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये रचना किसकी है? विसेंट स्मिथ की पुस्तक है। विसेंट स्मिथ की पुस्तक है और इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त का कहा गया। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हर्षेण, जिसने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया है। वहीं अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके बाद में समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, महानतम शासक हुए। इन्हीं के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार से ही 9 रत्नों की संख्या देखने को मिलती है, जो कि या हम ये कह सकते हैं कि दरबार में विद्वानों की संख्या देखने को मिलती है, जिसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में इनकी संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच गई थी। तो दरबारी कवि के रूप में हर्षेण किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक तथा गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। भारत में शल्य क्रिया, ऑप्शन सही हो जाएगा बी, शल्य क्रिया के प्रवर्तक और आयुर्वेदाचार्य के रूप में इनका नाम जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक धन्वंतरी भी थे। वहीं अगर हम 9 रत्नों की बात करें तो छपड़क, पहले व्यक्ति थे छपड़क, दूसरे व्यक्ति थे शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरुचि, या इनको हम वरुरुच भी बोलते हैं, वरुचि, अमर सिंह, अमर कोश के रचनाकार अमर सिंह, वराहमिहिर और कालिदास। तो इस तरीके से छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरुच, अमर सिंह, वराहमिहिर, कालिदास और धन्वंतरी, ये चंद्रगुप्त मौर्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध विद्वान थे, जिसमें धन्वंतरी का नाम लिया जाता है प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। तो हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग में, जिसको बाद में आगे चल करके कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रयाग वह स्थल है जहाँ पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। कहा जाता है कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। महामोक्ष परिषद, हर 5वें वर्ष इसकी स्थापना होती थी, 5वें वर्ष, जहाँ पर स्वयं हर्षवर्धन भाग लेता था और भारी मात्रा में दान करता था। अपनी बहन राजश्री के द्वारा दिए गए अंगवस्त्र को धारण कर वापस आता था और पुनः राजपाट संभालता था। हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश का महानतम शासक था। 606 से लेकर 647 तक इसने शासन किया था। तो हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? प्रयाग में किया, जिसको
वर्तमान में कुंभ के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रयाग। तो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? प्रयाग में। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो जब हम बात करते हैं गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक की, तो उसमें नाम आता है प्रभावती गुप्त का। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, या हम कह सकते हैं विक्रमादित्य प्रथम की पुत्री का नाम था, जिनका विवाह वाकाटक वंश में, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से हुआ था। रुद्रसेन से विवाह हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय से विवाह हुआ था, सेकंड थे रुद्रसेन। तो रुद्रसेन द्वितीय से विवाह हुआ था प्रभावती गुप्त का। इनके 3 संतानें थीं, जिनमें प्रवरसेन, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ये 3 संतानें हुआ करती थीं रुद्रसेन द्वितीय की। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका के रूप में शासन किया। तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन हो जाएगी? प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त के द्वारा पूना ताम्रपत्र अभिलेख स्थापित किया गया। पूना ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है, इसकी जानकारी भी प्राप्त होती पूना ताम्रपत्र अभिलेख से कि प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इनके 3 संतानें थी। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्त ने कई वर्षों तक शासन किया। पूना ताम्रपत्र अभिलेख से इस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्रभावती गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। वहीं अगर हम बात करते हैं कुबेर नागा, तो नाग वंश की कुबेर नागा से विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी का नाम कुबेर नागा था। वहीं जब हम बात करते हैं राजश्री की, तो राजश्री हर्षवर्धन की बहन का नाम था, जिसका विवाह मौखरी वंश के ग्रहवर्मन से हुआ था, जिसकी हत्या पाल वंश के शासक शशांक के द्वारा कर दी गई थी। वहीं अगर हम बात करें कुमार देवी की, तो कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। और इस उपलक्ष्य पर, अपने विवाह के उपलक्ष्य में, राजा रानी के नामक नए सिक्के भी चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। और इसी वजह से चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया था गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका, तो महिला शासिका के रूप में आता है प्रभावती गुप्त का, जिसने अपनी पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। और जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती? पूना ताम्रपत्र अभिलेख से। तो ये थे आज के हमारे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेजना ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें। अगले वीडियो के माध्यम से हम पुनः आपके पास उपस्थित होंगे 25 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए दिशा एकेडमी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।